नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात करेंगे मिशन 2018 और 2019 की। जी हां, 2018 में राजस्थान में चुनाव है, 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव है और दोनों ही बड़े दल प्रदेश के सियासी समीकरण बिठाने में जुट गए हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर सियासत पर नजर डालें तो बड़ी उठापटक जो है वो देखने को मिली है और नए तरीके की रणनीतियों पर काम होना शुरू हुआ है और मंथन बैठकों का दौर भी चल निकला है। बात सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की करें तो बीजेपी जो है अब वो मंथन के दौर से निकलकर अब जनता की नब्ज टटोलने के लिए अब फिर से अब जनता के सम्मुख जाकर उनकी बात सुनने की कोशिशों में लग गई है। मुख्यमंत्री खुद अब इसकी कमान संभालती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा चुनाव से पहले किस तरीके से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार के दौरान स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की थी और उन्हीं सुझावों को लेकर स्वराज संकल्प पत्र बनाया गया था और उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि इसी तरीके के फिर से कवायद जो है वो बीजेपी कर सकती है। उपचुनाव के आए नतीजों के बाद मंथन का दौर शुरू हुआ और यह दौर इसलिए भी शुरू हुआ क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो घर जाकर सो गया। अति उत्साह के कारण शायद जो 3 सीटों पर चुनाव हुए, 2 लोकसभा की और 1 विधानसभा की, उसके अंदर कुल 17 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली और कांग्रेस ने जीत दर्ज करके परचम ले रहा है। तो कांग्रेस जो है इसी जीत को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही है और कहीं न कहीं अहम की जो स्थिति है वो अब कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिल रही है। लेकिन यह अहम कांग्रेस को मुंह की खाने पर मजबूर कर सकता है। तो कांग्रेस को भी समझना होगा और बीजेपी को भी नब्ज टटोलनी होगी जनता की कि आखिर जनता चाहती क्या और कांग्रेस क्या एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बनाकर सरकार के खिलाफ इसका उपयोग करके क्या सत्ता में फिर से आ सकती है। क्योंकि अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो एक टेन्योर बीजेपी का, एक कांग्रेस का टेन्योर अक्सर कर दिखता है। तो इस बार शायद यह उत्साह भी कांग्रेस में है कि इस बार टर्न उनका है। लेकिन जनता किसको सत्ता में लाकर खड़ा करती है यह जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो हम आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता की नब्ज कौन टटोल पाएगा। क्या इस चुनाव के अंदर बीजेपी वापस से सत्ता प्राप्त कर पाएगी या कांग्रेस जो है वो एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बनाकर फिर से जनता में एक विश्वास पैदा कर पाएगा। लेकिन और भी कई चुनौतियां हैं। नेतृत्व को लेकर चुनौतियां हैं, सीएम कैंडिडेट को लेकर चुनौतियां हैं और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में जो निराशा का भाव है क्या उसको दोनों सियासी दल पाट पाएंगे। आज इन्हीं मुद्दों को जरा हम खंगालने की कोशिश करेंगे। पहले क्या कुछ है एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। में 163 सीटें लाने के बाद भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बाद कुछ महीनों के में ही 4 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। उपचुनाव में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और 4 सीटों पर हुए इन उपचुनाव में 3 पर कांग्रेस ने फतेह हासिल की। हालांकि भाजपा ने इसे हल्के में लिया और फिर सत्ता और संगठन की गाड़ी को आगे का रुख कर दिया। इस बीच धौलपुर विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली तो उमंगे उछाले मारने लगी, लेकिन चुनावी वर्ष में पार्टी को 2 लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। चुनावी वर्ष में पार्टी को 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। तो एक बार फिर से मंथन का दौर चला। दिल्ली की सल्तनत से लेकर राज्य के मुखिया भी अब इसको लेकर परेशान दिख रहे हैं। इसी बीच संगठन और सत्ता में बदलाव की चर्चाएं भी है और लगातार बैठकें हुई है, लेकिन इस हार ने पार्टी को और सचेत कर दिया है और अब मुख्यमंत्री ने कमान संभालते हुए मिशन 180 को लेकर नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है। हम एक जनादेश का सम्मान करते हैं। हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस से कहीं अधिक विकास के काम हमने करवाए। तो वहीं आगामी दिनों में भाजपा की एक बैठक भी प्रस्तावित है। तो वहीं मुख्यमंत्री राजे अब जनता के बीच यात्रा पर निकलने वाली हैं और इस बीच किरोड़ीलाल मीणा को घर वापसी कराने वाली पार्टी कई दिग्गज नेताओं को भी घर में वापस बुलाने और बसाने की रणनीति पर काम कर रही है।
यूं तो कांग्रेस की उम्मीदें पिछले 3 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट के बाद आसमान पर है और पार्टी स्तर पर कई नेता तो अभी से ही कैबिनेट की बातें करने लगे हैं। हालांकि चर्चाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन चुनावी मैदान के रण में इस बार जीत इतनी आसान नहीं होगी, फिर चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर हो थर्ड फ्रंट। लेकिन कांग्रेस इस बीच जनता के विश्वास को जीतकर अपनी जीत का दम भी भर रही है। तो जनता ललायत है बीजेपी का बोरिया बिस्तरा बांधकर विदा करने के लिए। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आरएसएस तय करता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। नंबर 1, अगर ऐसे हालात बन गए देश के अंदर तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अच्छा होगा आरएसएस अपना आपको डिक्लेयर करे, जो सांस्कृतिक संगठन के रूप में आज तक लोगों को भ्रमित करता है। जीत के दावे अक्सर चुनावों से पहले किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत कितनी है ये देखना जरूरी है। हालांकि भाजपा इस बार चुनावी मिशन की ताल ठोक रही है, लेकिन शायद इसमें कहीं न कहीं मॉनिटरिंग का अभाव भी दिखा है और जिसका नतीजा पार्टी के सामने भी है। लेकिन भाजपा मौजूदा हालातों में सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है, तो इधर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि 2018 के रण में हाथ से हाथ मिलेगा या फिर एक बार फिर फूल खिलकर बाहर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। फिलहाल सियासी दलों की है और किस तरीके की बिसात जो है वो 2018 के रण के लिए बिछने लगी। दोनों ही दल जो हैं वो इन्हीं कोशिशों में है कि किस तरीके से सत्ता प्राप्त की जा सके। राजनीतिक दल हैं और यही महत्वाकांक्षा हर राजनीतिक दल की होती भी है। हमारे साथ पैनल भी हमारा जुड़ गया। तारुफ करा देता हूं, लक्ष्मीकांत पारिक साहब बीजेपी से जुड़ रहे हैं, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे और हमारे पॉलिटिकल संवाददाता जो हैं अनिल सेन भी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। पारिक साहब, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। सत्ता में आप हैं, 2018 के रण के लिए आप तैयार भी हैं और लगातार आपकी पार्टी के मंचों से यही बात कही जा रही है कि विधानसभा के चुनाव में मिशन 180 को लेकर जा रहे हैं। 200 में से 180 का आपका आंकड़ा है और फिर से लोकसभा की अगर बात करें 2019 में होने हैं, लेकिन 25 की 25 सीटें लोकसभा के लिए जीत के आप केंद्र को देने वाले हैं। ये आपका मिशन है, फिजिबल है? निश्चित रूप से फिजिबल है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और कार्यकर्ताओं के आधार पर इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 180 का जो मिशन है उसको पूरा करेगी और लोकसभा के अंदर 25 की 25 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में विकास के काम किए, चाहे वे भामाशाह योजना के माध्यम से किया हो, भामाशाह कार्ड के माध्यम से किया हो, जो स्वावलंबन के माध्यम से किया हो, ग्रामीण गौरवपथ के माध्यम से किया हो, न्याय आपके द्वार के माध्यम से किया हो, राजश्री योजना के माध्यम से किया हो, अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता का श्रवण विकास करने का काम किसी पार्टी के नेता ने किया है तो माननीय वसुंधरा जी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने किया। सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता भी जाने वाले, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर इससे भारी उत्साह है। अब ये भी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा भारतीय जनता पार्टी का उत्साह की कमी है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह की कमी नहीं है। आप पे कई बार हो सकता है, आप सब लोगों का आकलन हो सकता है कि उपचुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा भाव उत्पन्न हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निराशा का भाव से नहीं, हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बड़ी तेजी और बड़ी स्फूर्ति के साथ फिर से चुनाव लड़ने की ओर जुट जाता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बखूब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता है जो लोकसभा के 2 सीटें लेने के बाद आज इस आयाम पे पहुंचा है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में कोई निराशा का भाव है, भारी उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कामों और विकास के आधार पर फिर से जनता बीच जाने वाली है और राजस्थान की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 2018 और 2019 में मिलने वाला है। चलिए, तो आपको पूरा इस बात का उम्मीद है कि 2018 और 19 आपके खाते में जाएंगे। ये माने उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, माने ये आपके लिए एक सबक है और उस सबक को लेकर ही अब आगे की रणनीति जो है वो बन रही है। देखिए, निश्चित रूप से हर असफलता इस बात सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयासों में कमी रही। हमारे प्रयासों में कहीं को कमी रही, उसको दूर करने का, उस पर मंथन कर रहे हैं, उसके अंदर जो कमी रही उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोई हार होती है तो निश्चित रूप से वह कुछ न कुछ सबक सिखा के जाती है। हर गलती कुछ न कुछ सबक सिखाती है और कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलती रही होगी जिसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं
और हर गलती को कीमत मांगती है। हमने कोई गलती की होगी, उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ी है, हमने चुकाई है, लेकिन मान के चलिए उससे हमने सबक सीखा है। और हम लगातार जनता बीच पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं। जिन कमियों को, जिन कारणों से हमारी योजनाएं उन क्षेत्रों में असली जामा नहीं पहन सकी, उनका विचार भी हमने किया है। तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर फिर से वापसी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। वसुंधरा नेतृत्व में फिर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल, ये जो हार हुई है उपचुनाव के अंदर, क्या माने अति उत्साह में आ गई पार्टी या दंभ की स्थिति थी, इस वजह से ये परिणाम आए? लेकिन दम्भ था ना अति उत्साह था। निश्चित रूप से कुछ हमारी कमियां थी। हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को हमारा जो चयन था उसमें कमी रही हो, कार्यकर्ताओं को नब्ज सब टटोलने में हमारी कमी रही हो, या हम ये कह सकते हैं कि हमने जो योजनाएं बनाई और योजनाएं वहां तक पहुंचाई वे जनता के तौर पर शायद वहां पर नहीं पहुंच पाई होगी। जनता को उसका जनादेश किस प्रकार से जनता ने दिया वह निश्चित स्वीकार्य था, और क्योंकि कुछ से कुछ कमी हमारे अंदर निश्चित रूप से वहां पर रही होगी, जिस कारण हम चुनाव हारे। चलिए, नज़ीर आपके लिए है और सबक आपके लिए है, और अगर आप उसको वाकई गंभीरता से लेंगे तो शायद कुछ परिणाम जो हैं आपके हक में फिर से आने लगे। राजू अरोड़ा साहब हैं, जरा उनसे भी समझ लें। अरोड़ा साहब, क्या लगता है, जिस तरीके की स्थिति थी उपचुनाव से पहले, अति उत्साह नहीं मान रहे हैं पारिक साहब, नहीं दंभ मान रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरीके के आरोप जो हैं वो बीजेपी पे लगते रहे, और शायद यही कारण रहा कि चुनाव में जो जीत उनको मिलनी चाहिए थी सरकार होने के बाद, सरकारी मशीनरी होने के बावजूद भी नहीं मिल पाई। आप लोगों को जीत हासिल हुई और बड़े अच्छे अंतर के साथ जीत हासिल करी, और जो विधानसभा की बात करें तो 16 और 1 17, मतलब 17 विधानसभा क्षेत्रों में आपने सभी जगहों पर जबरदस्त आपको वोट मिले। क्या इस परिणाम आने के बाद कांग्रेस के अंदर दंभ और अति उत्साह की स्थिति है? देखिए दुर्गेश जी, पहले तो क्या है कि जो आपने कहा, अगर मैं बोलूंगा तो पारिक साहब बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का अक्सर, कि मैं भारतीय जनता पार्टी पे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आपने कोई प्रश्न पूछा है, मैं उसको दोनों चीज को जोड़ के, जो मेरा विश्लेषण है, न केवल एक कांग्रेस का नेता होने की वजह से, बल्कि एक मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं और उसको समझने के हिसाब से मैं बताना चाहता हूं, और इसको आलोचना को बड़े मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, लेना चाहिए। सामने वाले कोई पार्टी हो, हमारी पार्टी की आलोचना होती है, मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। प्रश्न यह है कि जो इस बार चुनाव के परिणाम आए, 17 विधानसभा के चुनाव तो इस बार हो गए, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा मिला के, और 4 पहले हुए थे, तो कुल मिला के 21 और 1 धौलपुर का हुआ, 22 विधानसभा के चुनाव हुए जब से सरकार आई है। उसमें से खाली 2 विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, और 20 चुनावों में लोकसभा के सीटें मिलाने के बाद 20 चुनावों को उनका हार का सामना करना पड़ा। और इसमें मेरा मानना यह है कि ना तो इनकी सरकार की कोई कमी रही इस चुनाव को लड़ाने के अंदर, ना संगठन की कमी रही, ना कार्यकर्ताओं की कमी रही। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं की कमी रह गई होगी, टिकट वितरण में गड़बड़ी हो गई होगी, हम गलती को सुधारेंगे, कार्यकर्ताओं को इस बात करेंगे, प्रश्न ये नहीं है कि जनता का मानस नहीं समझ पा रहे, जनता का मूड नहीं भाप पा रहे, या सुधार कर रही है जनता, जो आज से 4 साल पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जो सरकार बनाई जिन उम्मीदों के साथ, वो जब पूरी नहीं हुई तो उनको लग रहा है हमने गलती करी, और वो उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। अब अगर आप, जैसे अपन कई बार कहते हैं कि आप सामने आईने को पोंछते रहे, ये सोच के कि धूल लगी है, देखिए धूल चेहरे पे लगी हुई थी। ये जो बात है ना, पुरानी एक शेर है, वो बात सही साबित होती है कि आप कुछ भी संगठन में करने की कोशिश करो, कार्यकर्ताओं को संग में जोड़ने की कोशिश करो, आप अगले 4, 5, 6 महीने में, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी, जनता को कैसे विश्वास दिला पाओगे कि हम आपको नौकरियां देंगे या हम आपको विकास के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि विकास को मुद्दा बनाए जो उन्होंने काम करा है। अगर जनता मान रही होती कि उनकी अपेक्षा पूरी हुई है तो चुनाव का परिणाम ये नहीं होता। ये चुनाव का परिणाम कार्यकर्ताओं की ज्यादा मेहनत या नहीं करने की वजह से नहीं हुआ, ये जनता का स्वरूप बताता है। देखिए मैं आपको उदाहरण अरोड़ा साहब, बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं। यहाँ एक सवाल और उठता है, और वो राजनीति के विद्यार्थी के लिए सवाल उठ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से आपने एनालिसिस किया इस पूरे चुनाव को, उपचुनाव में जिस तरीके से हार मिली है, क्या लगता है आपको
जिस तरीके से ये परिणाम आए हैं, क्या वसुंधरा सरकार वो ही गलती कर रही है जो गहलोत सरकार ने जाते जाते की थी? जिस तरीके से नौकरियों की अंबार लगा दिए थे, जिस तरीके से काम किए थे, जिस तरीके से लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया था, क्या वो ही सारे काम अब वसुंधरा सरकार करती हुई नजर आई? तो क्या वही गलती कर रही है वसुंधरा सरकार भी जो गहलोत साहब ने पिछले टेन्योर में? मैं आपको बताऊं, पिछले टेन्योर के अंदर और इस बार के वसुंधरा के टेन्योर में फर्क है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारी तो खुद बहुत बुरी हार हुई थी, हम उसको खुद मानते हैं कि हम चुनाव में सफल नहीं हुए थे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, लेकिन उसका कारण राज्य की परिस्थितियां नहीं हो के ज्यादा पूरा देश का माहौल था। पूरे देश के अंदर जो उस माहौल चल रहा था एक परिवर्तन का, उसमें न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां जहां भी चुनाव उसमें साथ में हुए, दिल्ली, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को मात खानी पड़ी। तो इसलिए इसको लोकलाइज करके नहीं करा जा सकता। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अब कुछ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे जो लोगों की, जनता को ये लगे कि ये एक बहुत जबरदस्त कोशिश करी जा रही है हमको रिझाने की, उसका भी कई बार उल्टा असर होता है। तो मेरा मानना यह है कि जनता आज की तारीख के अंदर आपको हमेशा 24 घंटे आकलन करती रहती है। ऐसे नहीं जैसे आपने अभी कहा कि अब स्वराज संकल्प यात्रा मुख्यमंत्री निकालेंगी, मंत्री जिलों में जाएंगे, ये तो पिछले 4 साल से भी हो रहा है। आप डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे, अजमेर जाएंगे, हम जोधपुर जाएंगे, हम बीकानेर जाएंगे, लोगों से शिकायत लेंगे, उनकी शिकायतों को दूर करेंगे, शहरों की तरफ अभियान चलता है, गांवों की तरफ अभियान चलता है, अभियान सारे टाइम चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जनता को ये लग रहा है कि जो हमसे वादा कराया गया वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, उसके अंदर खाली इनका कारण नहीं है, जनता किसी वजह से अब केंद्र सरकार की नीतियों से भी खुश नहीं है। अब क्या होता है, जब खाली पहले राज्य सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी हो रही थी, अब केंद्र सरकार के खिलाफ भी हो रही है। अब केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं हो रही होती तो मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर भी बीजेपी क्यों हारती, यूपी के चुनाव में बीजेपी क्यों हारती, बिहार के चुनाव में बीजेपी क्यों हारती? इसका मतलब उपचुनाव और जो आम चुनाव, उसमें थोड़ा सा फर्क है। उपचुनाव में जनता के मस्तिष्क पटल में जब वोट करने जाती है तो ये रहता है कि इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारी एक जिम्मेदारी है वोट डालना, इसलिए वो डाल जाती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तब वो अपने आप को सामने रखती है जनता और देखती है कि अब इससे क्या कुछ हित हमारा हो सकता है और कौन हमारा हित कर सकता है। ये एक बड़ा फैक्टर होता है और सरकार बदलने और सरकार में लाने की जो एक मंशा होती है वो एक बड़ा इंपैक्ट होता है। उपचुनाव और चुनाव को थोड़ा सा हमको इसको अलग अलग करके देखना जरूर होगा। चलिए खैर, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दुर्गेश जी आपकी मैं कह रहा था कि आपकी बात में बहुत दम है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए जहां पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों 1 साल पहले ही इतने बड़े बहुमत के संग विधानसभा का चुनाव जीत के आए थे, उनकी सीटें खाली हुई और वो सीटें चुनाव हार गई। उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है मुख्यमंत्री की अपनी सीट से, उप मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, उसको हल्के में नहीं लिया सकता। वास्तव में ये इनको आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जी अरोड़ा साहब, ये एक रणनीति भी तो हो सकती है। जी चुनाव हारना भी आजकल रणनीति हो सकता है, ये कभी रणनीति नहीं होती, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर उससे संगठन मजबूत होता है, चीजें अगर लोग तो कह रहे हैं कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं दुर्गेश जी कि बाजार में लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव जानबूझ के आ जाती है बीजेपी, क्योंकि बाकी चुनाव तो ईवीएम जीतेगा जब मुख्य चुनाव होंगे। तो मैं वो बात नहीं कर रहा। कभी भी कोई भी पार्टी कोई भी चुनाव को बड़ी मजबूती से लेती है, कोई रणनीति के तहत चुनाव हारती नहीं है। चुनाव हारती होती धौलपुर का चुनाव को जीतते। एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगा, जिस तरीके की बात आपने कही एक राजनीति के विद्यार्थी के तहत, और आपने जो सीख बीजेपी को देने की कोशिश की, क्या उसे आत्मसात भी करेगी कांग्रेस? जो आपकी ये बात है, क्या आप इस मंच से, कांग्रेस के मंच से इसको अपने नेताओं तक पहुंचा के क्या उनके ऊपर आप लोग भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव को बड़ी एकजुटता के साथ लड़ेगी और जिस तरीके से हमारे पार्टी के नेता दौरे कर रहे हैं, जिस तरह के हमारे प्रोग्राम बनाए गए हैं, बूथ स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बने हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और इसका निश्चित रूप से हमको फायदा मिला है कि जब 3 उपचुनाव हमने जीते हैं, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो ये भी जानता है कि जनता अब कांग्रेस पार्टी की ओर ही देख रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो
मुकाबला आमने सामने का है, यहाँ पे कोई तीसरी शक्ति है नहीं, तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुकसान है तो कांग्रेस पार्टी का गेन है। इसको इसी विषय में देखना चाहिए। जैसे पिछले चुनाव में हमने जो कहा था कि अतिशाह नहीं है, आ जाए ये एक बड़ा है, क्योंकि टेन्योर अब लगता है कि एक टेन्योर बीजेपी का, एक कांग्रेस का तो कहीं अब अपना है, और उसके बाद जो उपचुनाव के रिजल्ट आए उसमें जनता का मूड जो है वो समझ में आने लगा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कार्यकर्ता घर पे ही बैठ जाएं, जैसे बीजेपी के बैठ गए थे और खामियाजा उपचुनाव में हार के साथ उनको मिला है। तो ये स्थिति आपकी नहीं हो। खैर, हमारे साथ अनिल भी है, हमारे संवाददाता हैं, बीजेपी कांग्रेस को, बीजेपी और कांग्रेस को वो कवर करते हैं, जरा उनसे समझें। अनिल, क्या लगता है, जनता की नब्ज क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां समझ पा रही हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से दौरे किए मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों की टीम लगा दी, संगठन के लोग लग गए, और इन तीनों जगहों के जो उपचुनाव थे, करीब 17 विधानसभा सीटों के अंदर लगातार दौरे किए गए, सर्व समाज से बात की गई, उनकी बातें मानी गई, जो भी उनकी समस्याएं थी तुरंत उसको निपटाया गया, ब्यूरोक्रेसी को वहां पर लेके बैठा गया। लेकिन उसके बावजूद भी जनता की शायद नब्ज नहीं पकड़ में आई, और हुआ यह कि तीनों सीटें जो हाथ से चली गई और कांग्रेस ने काफी अंतर से उनको जीता। तो क्या लगता है, क्या कांग्रेस समझ पा रही है जनता की नब्ज, या बीजेपी में कहीं कोई लेकुना है जनता के नब्ज को समझने, या इसके पीछे की और कुछ सियासत है? देखिए, जरूर टटोलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस भी जनता की नब्ज टटोलने की कवायद कर रही है। लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं उपचुनाव के, अगर 17 सीटों की अगर बात हम करें, जब 2013 का रिजल्ट आया था 163 सीटें भाजपा को दी थी। 163 अगर जनता ने दी है तो उसका वापस भी लेना चाहेगी कि जनता के लिए अब पार्टी जब सरकार यहाँ पर बनी, सत्ता बनी है, तो जनता को लेकर, जनता के लिए क्या सौगात यहाँ पर लेकर आई है। शायद अंतर ज्यादा कुछ लगा नहीं, क्योंकि गहलोत सरकार जब जा रही थी और लास्ट बजट जब आया था, काफी भर्तियां भी खोली गई थी। ऐसा ही कुछ इस बार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी पिटारा यहाँ पर खुला है, 1.5 लाख के करीब नई भर्तियों की बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर यही घोषणाएं, अगर सरकार सबक लेती, पार्टी सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ यहाँ पर किया जाता, और ये भर्तियां पहले 1 साल में यहाँ पर दी जाती है, और उसके बाद में चाहे पिछला जो 4 साल का टर्नओवर यहाँ पर रहा है, ये टर्नओवर आगे भी अगर चलता रहता तो शायद बेरोजगार जो युवा है वो इतना उद्वेलित नहीं होता। अब आज का हालात अगर प्रदेश की बात की जाए तो युवा जो है काफी नाराज भी है। युवाओं को रोजगार चाहिए, और जो वोट भाजपा को दिया था उसका प्रत्युत्तर उसे सिर्फ रोजगार के तहत ही चाहिए। तो ये काफी बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का राजस्थान के सामने है, और बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते जो बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं चुनौती भी सरकार के सामने बनता जा रहा है। कांग्रेस अगर जनता की नब्ज समझती तो शायद गहलोत साहब 2 टर्नओवर पूरा कर चुके हैं, शायद पहले टर्नओवर के बाद में समझ पाते और कुछ सुधार वहां पर करते। तो लगता नहीं कि शायद कुछ अभी भी जनता की जो मंशा है या जनता की जो डिमांड है उस पर पूरा खरा यहाँ पर कोई उतर रहा है। और यही वजह है कि एक बार कांग्रेस यहाँ पर आ रही है, फिर भाजपा की सरकार यहाँ पर बन रही है। तो ये पिछला जो टर्नओवर यहाँ पर देंगे, 4 से 5 साल जो सरकार यहाँ पर बनी है, 4 से 5 बार, यही रहा कि जनता का मंशा। जरा महेश जी से समझे इसको, लेकिन सरकार बनाने के बाद जो है वो है। महेश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि अनिल ने कहा, जिस तरीके की स्थितियां है, जनता की जो नब्ज है वो शायद समझ नहीं पा रही है राजनीतिक पार्टी, और जनता के साथ भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि उसके पास विकल्प नहीं है, या तो कांग्रेस और या बीजेपी, तीसरा मोर्चा या और कोई 2 दल यहां पर है नहीं। तो सिस्टम हमारा इस तरीके का हो गया राजनीति का कि या तो कांग्रेस को बिठा दें या बीजेपी को। तो जनता ये देखती है, एक बार कांग्रेस को ले लो, एक बार बीजेपी को ले लो, थर्ड फ्रंट की स्थिति बन नहीं पाती है। कोशिशें लगातार होती है लेकिन वो भी फिजिबल हो नहीं पाती। तो जनता आखिर चाहती क्या? क्या उस नब्ज को कोई समझ पा रहा है क्या? देखिए, जहां तक सवाल है राजस्थान की राजनीति पे, तो इस पे गौर करने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 2 ही दल अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं, कांग्रेस और भाजपा। और एक नहीं, करीब 15-20 साल से लगातार यही मतलब पैटर्न रहा है कि राजस्थान में तीसरे विकल्प बनने की कुछ कोशिशें हुई है, लेकिन वो असफल रही हैं। अभी हाल ही में जो तीसरे मोर्चे का जो है, जो एक संभावना बन रही थी, वो किरोड़ी लाल जी के भाजपा में आने से वो स्वप्न भी चूर हो गया है। ऐसी सूरत में अब ले दे के जनता के सामने यही है कि एक बुनियादी सवाल आ जाता है कि परिवर्तन करना है, क्योंकि एंटी जो भी सत्ता में रहता है उसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है चाहे। और यही कारण है कि बार बार में हमारे जो कभी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस,
एक बार बीजेपी रह गई कांग्रेस। तो इसका मुख्य कारण अगर तीसरा विकल्प के रूप में कोई पार्टी होती तो ये एक चुनौती के रूप में पेश आ सकती थी, जनता के लिए एक ऑप्शन और दूसरा एक विकल्प खुलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इस चीज को अगर आप कंसिडर कि जनता की नब्ज को कैसा पहचाना जाए, तो जनता की नब्ज को अगर देखा जाए तो अब उपचुनाव को हारने के बाद में छूने की कोशिश की है। उसके परिणाम उसको वैसे गुजरात के चुनाव में भी आ गए थे। किसान और बेरोजगारी, ये दो विषय ऐसे हैं जो संवेदनशील है, और इन्हीं से ही सत्तारूढ़ दल, चाहे वो कोई से भी, चाहे पिछले चुनाव में 2013 का चुनाव का परिणाम ले ले और चाहे 2000 ये उपचुनाव का अपना परिणाम ले, इसके पीछे यही छिपा हुआ है कि न तो किसान संतुष्ट है और न ही आपके बेरोजगार जो है व्यक्ति उनको। आप ये देखिए पूरे 5 साल के दौरान कहीं न कहीं जो भर्तियां जो थी वो एक तरह से इसमें आपके अदालती जो मामलों में उलझती रही है। नतीजा ये है कि किसी को रोजगार नहीं मिला। अब वो युवा जो था, बल्कि और वे 5 साल में और युवा मतलब बेरोजगार हो गए। तो एक बेरोजगारी का एक जब इकट्ठा उसकी संख्या जब बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से असंतोष का मुख्य कारण होती है। और एक दूसरा आपने ये देखा होगा कि पिछले अगर 5 साल के हमारे यहाँ जो मौसमी अगर तंत्र के अगर हिसाब से देखें तो उसने बीच बीच में झकझोरा है किसानों को। उनकी आर्थिक स्थिति पे बड़ी चोट हुई, चाहे वो ओलावृष्टि के रूप में हुई हो चाहे अतिवृष्टि के रूप में हुई है। तो वो जो सरकार ने जो मुआवजे की घोषणा की है वो आम प्रभावित किसान तक पूरी नहीं पहुंच पाई, और जो पहुंची है उसने ज्यादा रोष उत्पन्न कर दिया। अब आपको कई 100, 150, 125 रुपए का अगर बिल्कुल मुआवजा मिल रहा है पॉइंट जगह पर हिट किया है महेश जी, क्योंकि इन सारी चीजों को अगर देखें तो मॉनिटरिंग की कहीं कहीं कमी है, और ये मॉनिटरिंग जो है ये हमेशा सरकार को ले डूबता है, राजनीतिक दलों को ले डूबता है, और हमेशा लेकुनाज यहीं छूट जाते हैं। इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक पर मैं जाऊंगा, लेकिन ब्रेक से लौटूंगा तो उसके बाद बात करूंगा कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट, राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शक्ति, उसकी क्या कुछ राजस्थान में हालत है, तो बीजेपी किस तरीके से अपने रथ को आगे बढ़ाना चाहती है, और सबसे बड़ी बात, क्या किसान, महिला और बेरोजगारी का यह मुद्दा आने वाले चुनाव का क्या मुख्य रूप से मुद्दा बन पाएगा? क्या जनता की नब्ज को कांग्रेस या बीजेपी को समझ पाएगी? इसको जरा हम टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जनता के नब्ज यानी कि आपके नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपकी ये जो नब्ज है क्या सियासी दल भी समझ पा रहे हैं। इसी को आज हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस डिबेट में हमारे साथ बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक साहब हैं, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और हमारे संवाददाता अनिल सेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरोड़ा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और कोशिशें दोनों तरफ चल रही हैं, और किस तरीके से रणनीति बने, आम इंसान तक, आम वोटर तक पार्टी की पकड़ हो, और उसकी रीति नीति के साथ किस तरीके से उसे प्रभावित किया जा सके कि वो उनके पक्ष में वोट कास्ट कर सके। और सियासी दलों का काम भी कुछ इसी तरीके से। लेकिन अगर हम राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने संगठन के अंदर एक राहुल फॉर्मूला दिया था युवाओं को आगे लाने के लिए, वो विफल रहा था, उसके ऊपर ज्यादा कुछ हो नहीं पाया और कुल मिलाकर ठंडे बस्ते में चला गया। अब बात शक्ति प्रोजेक्ट की हम करेंगे। जो प्रोजेक्ट शक्ति उन्होंने लॉन्च किया सदस्यता अभियान के तहत, बड़ा टारगेट है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो टारगेट अचीव करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, लोगों को नहीं जोड़ा जा सका, और तो और वो लोग भी नहीं जुड़े जो कांग्रेस के खुद नेता हैं, खुद कार्यकर्ता हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, वो तक नहीं जुड़े। यह हाल ही की रिपोर्ट जो है ये सब कुछ कहती हुई नजर आ रही है। तो फिर क्या माने, किस तरीके से आप जनता तक जाओगे, बूथ तक,
और जो मंडल तक जो है आप लोगों तक इस बात का विश्वास पैदा कर पाओगे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपके जो परेशानियां उसको दूर कर पाएंगे, जो हम वादे कर रहे हैं वो हम पूरा कर पाएंगे। आखिर वो हो कैसे पाएगा? आपके अध्यक्ष के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ही काम नहीं हो पा रहा है, वो ठंडे बस्ते में चला गया है, तो फिर कहां कैसे जनता आप पर विश्वास कर पाएगी? अरोड़ा साहब। नहीं दुर्गेश जी, मैं आपको बताऊं, ये बात बिल्कुल मिथ्या है कि कांग्रेस का जो पदाधिकारी है या कांग्रेस का जो एक्टिव जो कार्यकर्ता है वो इससे जुड़ नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चाहे जितने एआईसीसी के सदस्य हैं, पीसीसी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, वो सारे के सारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं और अब इसको आगे वो लेके जा रहे हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर। 31 मार्च तक का कार्यक्रम है। हर दिन हजारों की संख्या के अंदर लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं और सबके सब कार्यकर्ता और सब पदाधिकारी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस को टारगेट दिया गया है वो हम पूरी तरीके से उसको पूरा करेंगे। और मैं भी खुद अखिल भारतीय 24 तारीख हो गई। अरोड़ा साहब, जो आंकड़े मेरे पास आए हुए हैं, आपने 32,000 जो अब तक कुल जो है वो शक्ति प्रोजेक्ट से पूरे राजस्थान में जुड़े, 1 लाख का आप लोगों ने टारगेट रखा था, अभी तक 32,000 जुड़े हैं। और अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो ये आंकड़े करीबन 1 हफ्ते पुराने हैं। 1 हफ्ता पुराने हैं, फिर भी अगर इसमें भी अगर हम देख लें तो 32 से 62,000 तो नहीं हो गए होंगे। फिर भी जो 1 लाख का टारगेट है बिल्कुल बड़ा टारगेट। अभी पूरे 1 लाख भी हो जाएंगे। कितने मास तक नहीं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। उसको सब लोग बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं। और मैं ये बता रहा था आपको, अभी मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में जाके आया हूं और मैंने पिछले कम से कम 5 या 6 अधिवेशन तो अटेंड करे होंगे। कलकत्ता भी करा है, बेंगलोर भी करा है, बुराड़ी भी करा है। जिस तरीके का उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बार के अधिवेशन में दिल्ली के अंदर था, वो देखने लायक था। और राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद उनका जो खुद का उद्बोधन था वो भी लोगों ने इतना पसंद करा है। मेरी कहने की आवश्यकता नहीं है कि मीडिया ने भी उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और मुझे लगता है कि जो आप पहले कह रहे थे, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने कहा कि युवाओं को जोड़ने का वोट में तब्दील होगा। पहली बार पीसीसी एआईसीसी में वोट में तब्दील होगा, बिल्कुल होगा। उत्साह अलग अलग बात होती है। रैली में कई बार हम देखते हैं, हमें करोड़ीलाल मीणा साहब की रैली जयपुर में देखी थी, पूरा जयपुर जो है वो चौक हो गया था, बंद हो गया था, जाम हो गया था, लेकिन वोट नहीं मिला उनको। रैली करना, उत्साह भरना, ये अलग बात हो जाती है, लेकिन उसको वोट में तब्दील करना बड़ा अलग मसला है साहब। नहीं, ये तो आम मतदाताओं की भीड़ ही थी, तो कार्यकर्ता आए थे और वो भी पीसीसी स्तर के। मैं बताना चाहता हूं, अगर उनमें जोश है तो वो आगे उनके चुनाव के अंदर काम करने पर रिफ्लेक्ट करता है। और उसके अलावा जो बात हो रही थी कि युवाओं को लेना चाहते हैं, आपने देखा कि इस बार पहली बार पीसीसी आईसीसी में 40 वर्ष से कम के युवा बहुत बड़ी संख्या के अंदर उन्होंने जुड़े हैं। ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। पर नई ऊर्जा उसके बाद एक और वाकया हुआ जी अरोड़ा साहब, उसके बाद एक और वाकया हुआ। जैसे एआईसीसी के सदस्यों की जब लिस्ट जारी होती है, उसके बाद जो लिस्ट जारी होती है उसके बाद कुछ जो हैं 40 साल से ऊपर के उम्र के जो लोग हैं उनकी नाराजगी सामने आती है, रातों रात लिस्ट में नाम जुड़ जाते हैं। तो ये स्थितियां तो उस टाइम भी होगी। तो क्या जो आपका परिपक्व 40 साल से ऊपर का जो नेता है, जो नेतृत्व है, क्या वो इतनी आसानी से युवाओं को आगे आने देगा? सचिन पायलट के लिए इतनी आसानी होगी कि क्या वो सीपी जोशी से, अशोक गहलोत से, भंवर जितेंद्र सिंह से, गिरिजा व्यास से आगे निकल आए? देखिए, राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष बनने के बाद सबको ये बात कही थी कि मैं जो हमारे अनुभवी नेता हैं उनके अनुभव को और युवाओं के जोश को मिला के चलूंगा। और निश्चित रूप से आप देखना, अभी कुछ दिनों के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के ऊपर भी नियुक्तियां होंगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसके अंदर दोनों का बड़ा अच्छा समावेश होगा। और मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत ज्यादा मेहनत करके सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत एक्टिव हुई है, जो कि हमारी पिछली बार कमी थी। निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूं और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो अब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक परिवर्तन नजर आ रहा है। प्रोफेशनल कांग्रेस अलग ढंग से काम कर रही है, युवा अलग ढंग से काम कर रहे हैं, प्रकोष्ठ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस पार्टी के युवा तैयार है और कांग्रेस पार्टी को समाज के विभिन्न वर्गों का इस बार समर्थन मिल रहा है। पहले माना जाता था जी इस बार तो कहीं किसी एजेंसी का सोशल मीडिया को लेकर कोई उपयोग तो नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक दलों के ऊपर कई बार प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं फेसबुक को लेकर। फिलहाल स्थिति जो है जिस तरीके की है, तो बड़ा हमारा तो ये कहना होगा कि थोड़ा संभल के जरूर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए। खैर, लक्ष्मीकांत पारिक साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जी जिस तरीके से चुनाव है, उपचुनाव में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और जिस तरीके से राजू अरोड़ा साहब ने उसका एनालिसिस किया, उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आई, फिर भी हाथ से सीटें चली गई। कहीं न कहीं अगर हम इसको देखें तो रिफ्लेक्ट होता है एंटी इनकम्बेंसी। शायद कमी आपकी तरफ से नहीं थी, न संगठन की तरफ से न सरकार की तरफ से, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है शायद वो आप पाट नहीं पाए और इसीलिए उपचुनाव के रिजल्ट आए। खैर, लेकिन अब वापस से मुख्यमंत्री एक्टिव हुई हैं, दौरे शुरू होने वाले हैं, वो खुद कमान संभाल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बड़े लेवल पर एक मंथन बैठक भी होने वाली है, और उसके बाद संगठन में कुछ चेंजेस होने की बात भी सामने आ रही थी। फिलहाल नहीं हो पाए, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे नहीं होंगे, हो सकते हैं वो इस तरीके की स्थितियां हैं। और सत्ता में भी शायद बदलाव की स्थिति हो, क्योंकि सरकार जो है अब कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, और जो ग्राउंड पर काम किया है वो ग्राउंड तक जाए, और उस ग्राउंड का जो आदमी है उस तक वो पहुंचे, लाभ पहुंचे, ताकि वापस एक बार रिपीट किया जा सके। ये कोशिशें अब आपकी तरफ से वापस से शुरू हो गई। तो क्या लगता है, क्या बदलाव की वजह से कुछ चेंजेस हो? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखें तो एग्जिस्टिंग एमएलएज की अगर बात करें तो 80% के टिकट काटे जाएंगे, तब कहीं जाकर चीजें आएंगी। क्या इतना आसान हो जाएगा? वो जो रिपोर्ट आई है उसके तहत बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल जो है वो जरा हम समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ताकि जनता की नब्ज किधर जा रही है उसको जरा पहचान लें। देखिए, जनता की नब्ज सीधे तौर पर आप सब लोगों ने टटोली है। भारतीय जनता पार्टी से जनता की नब्ज है। जनता भारतीय जनता पार्टी चाहती है भारतीय जनता पार्टी रास्ता फिर तरह बनाए। भारतीय जनता पार्टी से जनता की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्य दलों के बजाय ज्यादा जनता के बीच रहते हैं, ज्यादा जनता के सरोकार के काम करते हैं, और अधिक से अधिक संख्या में जनता के बीच रहते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा जुड़ाव में होता है उसकी अपेक्षाएं भी अधिक होती है। हो सकता है निश्चित रूप से वह अधिक अपेक्षाओं के कारण हमसे जुटा रहता है, और उसकी अपेक्षाओं में शायद उपचुनाव का कारण हो सकता है कि हम खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे होंगे, इसलिए उनको हमको वोट नहीं दिया होगा। लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है। अब देखिए, मैं बार बार फैज से गिनाऊं कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम किया है। चाहे अब आप छोटा उदाहरण ले, यदि गांव गांव में जाकर न्यायालय के अंदर लंबित मुकदमों को न्याय आपके द्वार के मामले के सुलझाने का कोई प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार करती है। तो ये जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि काम कर रही है सरकार। लेकिन वो काम जो है ना, वो काम ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा ना साहब। ग्राउंड पे जो है उपचुनाव, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी कितना काम कर रही है नहीं कर रही है, इसका एनालिसिस अगर कोई बता सकता है तो वो चुनाव से पता चलता है कि जनता कैसा देख रही है पार्टी को, किस तरीके से देख रही है एग्जिस्टिंग एमएलएज को, किस तरीके से सरकार को देख रही है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं सर, तो वो एक बड़ा मसला है। इसीलिए कहीं जनता की जो रग है, जनता की जो नब्ज है, कहीं आपसे छूटी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनता की दम छूट रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता दूर हो रही है। निश्चित रूप से मैंने पहले कहा कि असफलता बहुत सिद्ध करती है, सफलता प्रयास में कमी थी। निश्चित रूप से हमें कमी थी, हमने अवलोकन किया, आत्ममंथन किया है, और जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपने जहां तक एमएलएज की एंटी कैंपस की बात करें या पार्टी के प्रति, ये निश्चित जहां एंटी कैंपस की टिकट बदलने की बात हो कि निश्चित रूप से चुनाव समिति इसको देखेगी कहां बदलना है, कहां रखना है। अभी इसके अंदर बहुत समय बाकी है, और इस पर चुनाव समिति संबंधित समय पर अपना निर्णय करे। तो आपको लगता है कि अभी बहुत समय बाकी है, ये बदलाव होने हैं? क्या हम माने कि कुछ समय में बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, बदलाव जैसी मीडिया कयास मात्र हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मंथन खाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी जो कुछ भी छोटी मोटी कमी रही उसे दूर करने के प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं में कहीं जाकर जो सरकार ने योजनाएं दी है वह जनता को उसे सीधा लाभ कहां नहीं पहुंच पाया, उस बात पारिक साहब ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। जो आपने स्वराज संकल्प पत्र में जिस तरीके के वादे किए 80% से ज्यादा पूरे होने की बात भी कही जा रही है, आंकड़े भी कुछ इस तरीके के आपने पेश भी किए हैं, लेकिन जनता शायद उन आंकड़ों से शायद इत्तेफाक नहीं रख पा रही है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है जिस तरीके से 4 साल में आपने काम किए हैं, अब तक जितना काम कर पाए, अब 6 महीने आपके पास बचे, 4 साल में जो काम किया क्या उसको हम 6 महीने में पूरा मान लें कि जो हो पाएगा? 6 महीने आपको नहीं लगते थोड़े कम रह गए? देखिए, हमने एक छात्र का जीवन है, छात्र का जीवन में लगातार अपना पढ़ाई करता है और लगातार अपना प्रयास करता है और लगातार अपने चुनाव पर अपने जो योजना की तैयारी वे करता है।
एक छात्र अपने रोजाना के दैनिक चर्या के अंदर पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता रहता है, लेकिन जब चुनाव जो उसका एग्जाम नजदीक आते हैं निश्चित रूप से पढ़ाई ज्यादा करता है, अधिक समय अपनी पढ़ाई को देता है। वही काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। हमने लगातार सतत प्रयास किया, काम किया है, काम करने का प्रयास किया, रोज का गृह कार्य रोज किया है, रोज का समुचित काम करने का रोजाना प्रयास किया है। लेकिन जब निश्चित रूप से जब हमारा एग्जाम्स आ रहा है तो उस समय हमारी तैयारी को हम और ढंग से करना चाहते हैं और ढंग से जनता बीच जाना चाहते हैं। हमारा कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इस बात का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने 4-4.5 वर्षों में जिस प्रकार जनता की सेवा कुछ अंतर होगा, काम किए, उन कामों में जनता का रिजल्ट हमको प्राप्त हो सके और उसका आशीर्वाद जनता का प्राप्त हो सके, उसमें कोई कमी नहीं छूट जाए, इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं। पारिक साहब, जो पहले मुख्यमंत्री ने स्वराज संकल्प यात्रा की थी और वापस से यात्रा पे निकलने वाली हैं, कई जो है काम वो करने वाली हैं, लोगों से वापस से संवाद कायम करने वाली, पहले वाले यात्रा में और इस वाली यात्रा में कुछ अंतर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की पहले मुख्यमंत्री जी ने यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी, मैं इस यात्रा से पहले की बात करूं तो राजस्थान की पहली बार मुख्यमंत्री ने राजस्थान संभाग स्तर दौरे किए हैं। चाहे बीकानेर के संभाग गई हो, भरतपुर के संभाग गई हो, जोधपुर संभाग गई हो, लगातार संभाग और जिला स्तरों पर जाकर जनता के दुख को टटोलने का काम, जनता की समस्याओं को जानने का वर्तमान भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब स्वराज संकल्प यात्रा के पश्चात अब जो यात्रा जाने वाली निश्चित जनता का जनादेश, जनता का स्वीकार था और जनता भी जाकर मुख्यमंत्री कहने वाले कि इन 4 वर्षों में, 4.5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में मैंने लगातार आपकी सेवा का काम किया, सेवा कामों में कमी रह गई हो तो उसको दूर करने का प्रयास मैं आगामी कार्यकाल में करूंगी। और हमने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जो स्वराज संकल्प पत्र निकाला था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको अपने आप में जनता के और अपने बीच का कमिटमेंट माना था और उसके अंदर से हमने 600 में से 511 कमिटमेंट्स अब तक पूरे कर दिए और आने वाले 6 महीने में सारे कमिटमेंट्स पूरे करेंगे। तो सरकार ने एक एग्रीमेंट जनता से किया था, एक वादा जनता से किया था, उस वादे को पूर्णतः निभाने का कि सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने किया है। अब सरकारों ने अपना काम किया और सरकारों ने लगातार अपने काम करने का प्रयास किया। अब एंटी इनकम्बेंसी आप कहते हैं, मुझे तो राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती। हाँ, उपचुनाव हार जाने को अगर आप चलिए नहीं एंटी इनकम्बेंसी मान लेते हैं तो फिर वापस से मुख्यमंत्री को दौरे करने की क्या जरूरत? चलिए खैर कोई बात नहीं। अनिल हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझे। अनिल, आप लोगों से भी मिलते हैं। एक मिनट, मुख्यमंत्री दौरे करने की आवश्यकता है क्यों नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री है, जनता के बीच जाना उनका स्वभाव है, जनता लगातार संपर्क में रहने का स्वभाव है। उसी के नाते माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच से लगातार जाती रही है और फिर से यात्रा के माध्यम जनता जुड़ रही है, तो इसके अंदर मैं समझता हूं राजस्थान की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि आशीर्वाद सभी को मिलना चाहिए, जो काम कर रहा है उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए। अनिल, आप कई लोगों से मिलते भी हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको कवर करते हैं। क्या लगता है वाकई स्थितियां इसी तरीके की बनी हुई है? क्या संगठन में बीजेपी के कुछ बदलाव की स्थितियां, क्योंकि बराबर इस तरीके की खबरें आती रहती है, संगठन को लेकर भी, सत्ता को लेकर भी। अभी फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया और ऐसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन अब सरकार के पास समय कम है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बीजेपी ने खुद अंदरूनी तौर पर अपनी जो सर्वे करवाया, उन रिपोर्ट्स की जो मामले सामने आए हैं, उसके बाद भी थोड़ी सी चिंता का विषय बीजेपी में देखने को मिल रहा है। तो और उधर अगर कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस में किस तरीके की स्थिति है, जरा आपके नजरिए से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल दोनों ही संगठनों में, बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी ये कयास चल रहे हैं कि वहां पर भी संगठन में कुछ बदलाव हो सकता है। चुनावों में ज्यादा समय नहीं है, चुनावी वर्ष है, और ऐसे में अगर बदलाव होता है तो दोनों ही संगठनों को खामियाजा भी होता है, क्योंकि अब तक संगठन को अगर सिरे से टटोला है और जनता की नब्ज भी अगर संगठन ने देखी है तो काफी समय से जो काम कर चुका होता, कार्यकर्ता होता है या पदाधिकारी होता है, वो समझ पाता है। अब नए पदाधिकारी को अगर नियुक्त किया जाएगा तो शायद चुनावी इस माहौल में वो कम ही समय में जनता की नब्ज भी ना समझे और चुनाव में किसको टिकट दिया जाना है, क्योंकि टिकट जब वितरण होगा, अभी तो हालात जो है वो अलग हालात हैं, और टिकट वितरण के बाद में हालात क्या होंगे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से नेता जो है उत्साहित हैं, भीड़ लगेगी वहां पर कि इस बार मौका उनके लिए है, वो जीत जाएंगे, इस लहर में जीत जाएंगे, बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी तो शायद उसमें वो निकल जाएं, और इसी दौड़ के अंदर वरिष्ठ नेता अपना टिकट चाहेगा और युवा नेता चाहेगा कि उसको यहाँ पर टिकट मिल जाए। टिकट एक होगी विधानसभा के लिए, लेकिन वहां पर 5 कार्यकर्ता नाराज होंगे। अगर कांग्रेस ने उस नाराजगी को वहां पर पाट लिया तो लगता है कि शायद कांग्रेस लीड कर जाए, लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। यहाँ पर 150 से ज्यादा विधायक कतार में खड़े हुए हैं, उनसे अगर देखा जाएगा उनकी टिकट वहां पर कटती है। कयास सर्वे के आधार पर तो ये भी बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो विधायक हैं उनके टिकट कटना तय है। अगर उनकी टिकट वहां पर कटती है तो वो नाराज होंगे,
उनको बीजेपी किस तरह से मनाएगी, क्या दायित्व उनको वहां पर देके आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 100 में से अगर 50 भी कार्यकर्ता या विधायक जो रहेंगे वो नाराज होकर चुनावी मैदान में तार ठोकते हैं या फिर दूसरे खेमे में वो अगर जाएंगे तो लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन को ही वो इसका खामियाजा पूरा भुगतना पड़ेगा। तो चुनौती बीजेपी के साथ सामने ज्यादा उत्साहित है और जिस तरह से बिल्कुल जी बिल्कुल चुनौती इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर कार्यकर्ता भी अगर देखा जाए तो शायद थका हुआ सा अपने आप को महसूस कर रहा है। पिछले 4 साल से बीजेपी कार्यालय में हम देखें लगातार बैठकों का दौर चला है और पूरे प्रदेश में अलग अलग मुहिम चली, सदस्यता अभियान ले लो, प्रशिक्षण अभियान ले लो, विस्तारकों की बैठक ले लो, तो काफी प्रोग्राम जो है बीजेपी ने यहाँ पर किए हैं। ऐसा नहीं हो कि चुनावी मुहिम में कार्यकर्ता आते आते थक जाए और थक के बैठ जाए, और कुछ कार्यकर्ताओं का काम भी शायद नहीं हुआ और इसी वजह से वो कार्यकर्ता निराश भी है, क्योंकि कार्यकर्ता चाहता है जिसकी अगर उसकी पार्टी की तो वही हम जानना चाहते हैं, वही हम टटोलना चाहते हैं कि कार्यकर्ता निराश है, घर बैठ गया है और ये जो खामियाजा है दोनों सियासी दलों को हो सकता है और ये नब्ज जो है शायद दोनों सियासी दल फिलहाल समझने में थोड़े से कमजोर जो है वो प्रतीत हो रहे हैं। महेश जी, क्या लगता है वाकई सियासी दल जो है जो स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं हमारे सियासी दलों की और जिस तरीके की स्थिति राजनीति की अभी राजस्थान में चल रही है, क्या लगता है आपको, क्या जनता का रुख पकड़ पा रहे हैं सियासी दल, कांग्रेस हो या बीजेपी? दोनों में से क्या लगता है, दोनों में से कौन सा दल जो है वो जनता के नब्ज को पकड़ने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चुनौतियां बीजेपी के साथ ज्यादा है, जैसा कि अभी अनिल ने भी कहा, लेकिन केवल चुनौतियां ज्यादा होना ही परेशानी का विषय नहीं है। कांग्रेस के साथ इस बात का भी चुनौती है कि वो सामने किसको लाएंगे, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे, जो निराश कार्यकर्ता है उसको किस तरीके से, क्योंकि निराशा दोनों तरफ है, हम ये नहीं करें कि एक ही दल में निराशा दोनों तरफ है, कैसे पाट पाएंगे महेश जी? देखिए, जहां तक सवाल है कि मतलब कि मौजूदा जो भाजपा है उसके सामने तो यह है कि सत्ता को वापस से आना है और कांग्रेस के पास खोई हुई सत्ता को वापस से पाना है। दो चुनौतियां बराबर दोनों के सामने है। अब इस चुनौती को पाटने की जरूरत क्या है? तो जनरल सबसे पहले तो आता है कार्यकर्ता। क्या दोनों दलों को यह देखना पड़ेगा कि कार्यकर्ता संतुष्ट है या उनके द्वारा कोई ऐसे काम किए गए, चाहे विपक्ष में बैठी हुई जो कांग्रेस है, जो आज ये है कि ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है जिससे आम जनता उससे जुड़े। बाय द वे चांस कि अगर भाजपा के खिलाफ असंतोष की वजह से वो जीती है उपचुनाव के चुनाव को, तो उसे वो ये अपनी सफलता का श्रेष्ठ वो नहीं कि हमारी तरफ झुक रही है जनता, बल्कि उसको अपने इसी को कैश करने की जरूरत है कि उस असंतोष को किस तरह से और बुना करके अपने पक्ष में ले। तो कांग्रेस कर पा रही है क्या साहब? भाजपा का ये देखना है कि जिस तरह से अब भाजपा के सामने चुनौती ये है कि वो उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती है भाजपा के सामने कि जो उसने उपलब्धियां ये जो भी कार्यक्रम लॉन्च किए हैं उसका लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। स्थिति यह है कि उसको पहुंचाने में और यह विकास के जो दावे किए गए उसके धरातल पे वो नजर भी आ रहे हैं कि नहीं। अब आप कही है इसमें जैसे उदाहरण के लिए बजरी पे है, बजरी पे वो जो जिस तरह का मतलब क्या कहते हैं अदालती आदेश आ रहे हैं उससे तो निर्माण कार्य सारा ठप पड़ा हुआ है। आदमी को जो अधूरे निर्माण कार्य है वो चिढ़ा रहे हैं। बजरी को लेके तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री का खुद का नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि वो इस पूरे बजरी माफिया को पनपाने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, इसकी बात यह है कि उसके आड़ में अवैध खनन जो बढ़ रहा है और उस अवैध खनन से जो मतलब आम आदमी पर जो प्रेशर पड़ता है उससे भी परेशानी हो रही है। आप ये देखिए कि जो नकारात्मक जो है हवा जो है वो ज्यादा बह रही है वनस्पति के विकास की ओर ज्यादा जिस तरह से रुझान। फारिक साहब, नकारात्मक हवा बह रही है, टारगेट लेकर के ये क्या कुछ कहेंगे? आपको तो सब अच्छा लग रहा है, एकदम हरा हरा नजर आ रहा है पूरे और आराम से जीत की बात आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर महेश जी की बात को देखें उनकी बात में दम है। देखिए दुर्गेश, बज्जी की बात की, बज्जी के बारे में राजस्थान की जनता अच्छी जानती है कि 2011 के अंदर किसकी कमी के कारण आज इन स्थिति को सामना करना पड़ रहा है। इस पर एक लंबी बहस और कई बार डिबेट्स हो चुकी है। मैंने डिबेट्स में पहले भी किया कि यही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सही ढंग से, मैं बजरी में नहीं जाना चाहता था, बजरी में नहीं जाना चाहता, ऐसे कई मुद्दे हैं। फारिक साहब, मैं तो कह रहा हूं कि आपके खिलाफ की हवा है, जैसा कि अंदेशा जो है वो महेश जी दिखा रहे हैं। देखिए एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं।
जहां तक गहलोत जी की बात है, गहलोत जी हमेशा वसुंधरा जी के बारे में कुछ कहते रहते हैं। पिछली बार भी सरकार बनने के पश्चात मातृ आयोग का गठन किया और 22,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा और मातृ आयोग का गठन करने के बाद उसका क्या हाल हुआ, राजस्थान प्रदेश की जनता जानती है कि कोर्ट ने किस प्रकार से मातृ आयोग को समाप्त किया और किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे दूध का दूध पानी का पानी हुआ और बिल्कुल उज्जवल तरीके से मुख्यमंत्री सामने आकर निकल कर आई। तो जिस प्रकार से गहलोत जी के बारे में खुद जो 108 एम्बुलेंस घोटाले में लिप्त हों और जिनके बारे जो खुद जमात में छूटे हुए वे व्यक्ति क्या दूसरों पर बातचीत करें, तो इसलिए मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी आदत और उनकी नीति के बारे में प्रदेश की जनता जानती है। अब नकारात्मक बात हमारे साथ होने वाली, कांग्रेस साथ होने वाली है, नकारात्मक कांग्रेस सोच हो सकती है। हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से चुनाव में जाने वाले हैं, हम जनता बीच लेके जाने वाले हैं। किसानों को कर्जा माफ करने की बात हो तो राजस्थान की सरकार ने पहली बार सीमांत किसानों को कर्जा माफ किया, इस बात को लेकर जनता बीच जाने वाले हैं। ग्रामीण गौरव पथ के नाम सड़कें बनाने की बात हो तो हमने की है, इस बात को जनता बीच लेके जाने। भामाशाह कार्ड के माध्यम से 3 लाख तक का इलाज निःशुल्क हमने किया है, इस बात को लेकर जनता बीच जाने वाले हैं। यदि बच्चों को साइकिल स्कूटी देने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस के पास भी है साहब, गहलोत साहब ने भी बड़ी बड़ी फहरिस्त गिनाई थी। साहब सुधारी है, सिंचाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था में सुधार की है, इस बात माना ये सारी फहरिस्त है, लेकिन पिछले चुनाव में ये फहरिस्त कांग्रेस ने भी गिनाई थी लेकिन वो कुछ काम आई नहीं। राजीव जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, मैं बताता हूं आपको मैं क्या फर्क था। गहलोत साहब ने कहीं भी राजस्थान की संभाग में जाकर बैठक करने का प्रयास नहीं किया, राजस्थान जनता बीच नहीं गए। 4.5 वर्षों तक सेक्रेटरीट के अंदर बैठे रहे। अंतिम समय पर जिनको लगा कि रहा जाने वाला नहीं है तो बहुत सारी योजनाएं घोषणाएं कर दी जिनके बारे में बजट में प्रावधान भी नहीं थे। हमारी सरकार ने सब काम नहीं किया। यदि भामाशाह योजना कार्ड की शुरू किया तो पहले वर्ष की योजनाओं को बंद किया, राष्ट्रीय योजना शुरू की तो पहले वर्ष में शुरू की है, आस्था कार्ड शुरू किया तो पहले वर्ष में शुरू किया है। और यदि आज दवा के लिए किडनी के मरीजों को लाइन में लगना पड़ रहा है, काम करने का लगातार प्रयास किया है। चिकित्सा की बात अगर करें तो साहब निःशुल्क दवाइयां नहीं मिल पा रही है। गहलोत साहब ने वो दवाइयां देने की कोशिश तो की थी, पता लगे कि हम जाने वाले तो गोष्ठों का पिटारा खोल दिया, ऐसा नहीं है। चलिए जनता तय करेगी ये तो। और बेरोजगारी की बात चल रही है, राजीव जी अरोड़ा से आप सबसे कहता हूं आपके भी जो मुद्दे हैं वो हाईजेक हो गए। अकाउंट खुलते किसानों के मुद्दे को लेकर आपने परचम लहराने की कोशिश की लेकिन उसमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो पाया। और स्थिति ये कि किसान त्राहिमाम है। महिलाओं की बात करें और बात अगर बेरोजगारों की करें, ये 3 मुद्दे इसलिए हम गिना रहे हैं क्योंकि ये कोर एजेंडे राहुल गांधी ने तय किए हैं। क्या ये मुद्दे वापस से आप खड़े कर पाएंगे? समय आपके पास भी बहुत कम है। एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरना भी निश्चित बड़ी है और वो कुछ नजर नहीं आया जमीन पर। नहीं, हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी विफलताओं के ऊपर सड़क के ऊपर उतरे हैं, प्रदर्शन करा है। मैं खुद उनमें शामिल हुआ हूं। हम लोगों ने इस बात को देखा है और इसीलिए जनता का मानस बना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अरोड़ा साहब जनता ये भी देखती है कि योजनाओं की वजह से क्या पूर्व मुख्यमंत्री सदन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारी बात को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। उनका भी इस बात का जब वो चुन के भेजती है तो उनका ये भी दायित्व है कि वो जाके और इस सारी चीजों को देखे और वो उम्मीद करती है कि हमारे नेता जो हैं वो इस बात को उठाएं, सरकार के सामने रखें, उनको घेरने की कोशिश करें। लेकिन वो तो सदन में ही नहीं जा रहे। पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और मैं जो पिछली बार बात कही गई कि वो कहीं डिवीजन स्तर के ऊपर नहीं गए, मैं कहना चाहता हूं कि उनके तो द्वार खुले हुए थे। अनिल जी और महेश जी दोनों जर्नलिस्ट क्या बैठे हुए हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर उनके घर पर जन सुनवाई होती थी। मेरे को बता दें कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने 4 साल में कितनी बार जन सुनवाई करी। उनके यहाँ तो रोज पूरे प्रदेश से जनता आती थी और जनता से मिलते थे, घंटों उनकी बात सुनते थे। समय हमारे पास नहीं है, हमेशा समस्या समाधान खुला रहता था। इसीलिए एक वो संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह सरकार देना चाहते थे। और आज जो चुनाव के नतीजे आए उसमें बहुत बड़ा कारण यह है कि इस सरकार की तुलना पिछली सरकार के काम से की जा रही है और पिछली सरकार का काम जनता को बेहतर नजर आ रहा है। हम तो इतना सा कहेंगे कि दोनों सियासी दलों को इस बात को सोचना होगा कि जनता की नब्ज किधर जा रही है, जनता की आखिर रुख क्या है, जनता आखिर क्या कुछ चाहती है, क्या उसकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जनता किस तरीके से अपनी सरकार को देखे, कौन उसमें विश्वास पैदा कर सकता है, यह देखने वाली बात होगी। और यही दोनों बड़ी चुनौतियां जो हैं वो दोनों सियासी दलों के साथ में। तो हम जनता पर इसका फैसला छोड़ देते हैं कि अब उसे तय करना है कि कौन उसे सुराज दे सकता है। अब तय जनता को करना है।
कांग्रेस या बीजेपी? आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक साहब बीजेपी से जुड़े, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस से, महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही और आज की डिबेट में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।